सो बच्चों ये जेई मीन्स 7 अप्रैल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और चॉइसेस है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, कूलम्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स। तो बच्चों बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए मैं बताता हूं। इसका आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर दोनों तरह के फ्रिक्शन हो सकते हैं, काइनेटिक भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है। अगर काइनेटिक हुआ तो काइनेटिक कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और कभी भी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लेते। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। बाकी के तीन फोर्सेस हमारे क्या हैं? ये कंजर्वेटिव इन नेचर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, तो बच्चों ये एक जेईई मेंस 2025 का पूछा हुआ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पावर। पावर होता है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क dw by dt, और वर्क डन क्या होता है? F डॉट ds। ठीक है, और यहां पे dt आ गया, तो ds by dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इंस्टेंटेनियस पावर देगा। ठीक है, ओके, तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर आ गया ये, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, ये हमारा वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ये इंस्टेंटेनियस पावर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? F डॉट V। F हमारा यहाँ पे गिवन है, ये रहा F और ये रहा V। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जे को जे कैप वाले पार्ट को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2t एंड टी स्क्वायर। तो पावर इज 2t एंड टी स्क्वायर, दैट इज 2t की पावर 3। ठीक है, अब आई डॉट आई क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 3t स्क्वायर जे टी 3j डॉट प्रोडक्ट है, तो j डॉट j 1 हो गया, और ये हो गया हमारा 3t 2 प्लस 3 पावर, तो ये 5 हो गया। तो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर क्या आ गया बच्चों? 2t3 प्लस 3t5। बच्चों एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ फोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फोर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ ये दे रखा है कि 45 डिग्री एंगल पे ये फोर्स लग रहा है विद अ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.25। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0.25। द ब्लॉक ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि नेट फोर्स ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? 0 है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे जो गिवन है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो गिवन क्वांटिटीज है वो है मास 25 kg। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.25, जिसको कि हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। एंड देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो गिवन है वो है 5 मीटर। ये किसके अलोंग है? अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं इसे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले इसका एबीडी बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? ब्लॉक है। ठीक है, और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, जिस पे ये मूव कर रहा है। अब ये इनिशियली यहां पे था और मान लीजिए अब वो यहां आ गया। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। जो फोर्स लग रहा है 45 डिग्री पे लग रहा है, लेट्स से F इज द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये एंगल थ्रू आउट बना हुआ है, ये फोर्स पूरे प्रोसेस में टिल हेयर फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ?
एग्जैक्टली अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वॉगडन के डेफिनेशन के हिसाब से, जो वॉगडन का डेफिनेशन है कांस्टेंट फोर्स की वजह से अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, फोर्स का वो कंपोनेंट जो अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे F पूरा का पूरा F अलोंग दी मूवमेंट अलोंग दी मोशन नहीं है, तो पूरा का पूरा फोर्स हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव दिस ब्लॉक अलोंग x एक्सिस। तो वॉगडन के डेफिनेशन में क्या आएगा, इस अप्लाइड फोर्स का x कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो बेसिकली हमें ये निकालना है। ठीक है, ओके। तो इसके लिए कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये एंगल है हमारा 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया, F cos 45। ठीक है, और ये वाला फोर्स क्या हो गया, F sin 45। ठीक है, और जैसे ही आप फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हो तो क्या करना होता है, जो फोर्स आपने यहां दिखाया है उसको नल एंड वॉइड कर देंगे, इसको कट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब जब ये रफ सरफेस पे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका रिलेटिव मोशन क्या होगा, राइट में। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए लेफ्ट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स हमने लगा दिया लेफ्ट डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? ओके। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था कि बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि कोई एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं लग रहा है। ओके, तो इससे क्या कंक्लूड किया हमने कि ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है F cos 45, दैट इज F डिवाइडेड बाई √2। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√2। तो F/√2, और जो पीछे लग रहा है वो क्या लग रहा है, F के। इससे साफ पता लग रहा है कि क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे, 0। इसका मतलब नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0। इसका मतलब राइट का फोर्स और लेफ्ट का फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो मैं इसे लिख दूंगा, इस एफबीडी से हमें क्या मिला कि F/√2 इज इक्वल टू F के। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल है F/√2 के। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब बच्चों यही x कंपोनेंट हमें यहां यूज करना है ना, यही x कंपोनेंट हमें यहां यूज करना है, और x कंपोनेंट का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन पॉजिटिव ही आना है, और ऑप्शन में कहीं नेगेटिव वर्क डन है भी नहीं, तो हमें साइन की टेंशन नहीं लेनी। ओके, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं fx की वैल्यू fx की वैल्यू F cos 45, दैट इज F/√2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5। अच्छा जी, अब ये जो हमारा F/√2 है उसकी वैल्यू क्या है, F के। इसका मतलब हमें बेसिकली F के इंटू 5 करना है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इंटू 5, ये करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ प्रॉब्लम ये है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, F तो अननोन है, F अननोन है, और अगर मैं F और काइनेटिक फ्रिक्शन को रिलेट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, मतलब F के अननोन अप्लाइड फोर्स के टर्म में आ रहा है, और हमें यहां पे F के चाहिए, तो इससे तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल ही सकते हैं, तो हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। अब क्या सोचना पड़ेगा बच्चों कि नॉर्मल जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे आ गया, तो हाँ जी बच्चों, इसमें जब हम इसका एबीडी बनाएंगे तो वर्टिकल एक्सिस में अगर हम देखें तो ऊपर एक क्या लग रहा है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट F sin 45, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, ये भी हो जाएगा 1/√2, मतलब sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो F में मैंने 1/√2 मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी चीज, एक नॉर्मल रिएक्शन जो ये ग्राउंड पुश कर रहा होगा उसको ऊपर की तरफ,
तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगा दिया, और ग्रेविटी इसे नीचे पुल कर रही होगी, तो ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स आ गया हमारा नीचे m इंटू जी। अब क्वेश्चन के हिसाब से ब्लॉक इज मूविंग ऑन द सरफेस, यानी कि इसने सरफेस नहीं छोड़ा है, और अगर सरफेस नहीं छोड़ा है इसका क्या मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉन जीरो वैल्यू होगी उसकी। तो ठीक है, यहां से हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि F/√2 प्लस नॉर्मल, ऊपर का अपवर्ड फोर्स, सारा अपवर्ड फोर्स सारे डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो F/√2 प्लस नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg, है ना? आ रही बात समझ? ओके, अब F/√2 देखा जाए तो किसके बराबर है? Fk के बराबर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं Fk, ठीक है, यहां से हमने वैल्यू डाल दी इसमें और ये लिख दिया Fk प्लस नॉर्मल, ठीक है, प्लस नॉर्मल इक्वल टू mg। अब फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। काइनेटिक फ्रिक्शन का इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता, है ना? तो Fk इक्वल टू म्यू के टाइम्स n लिख दिया। अब यहां पे यहीं से Fk की जगह लिख देता हूं म्यू टाइम्स n, और ये n ऑलरेडी है यहां पे, n इक्वल टू mg, ठीक है। अब यहां से अगर मैं n और n कॉमन ले लूं तो n, और यहां पे हो गया म्यू, यहां पे है 1, तो म्यू प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? mg। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? mg डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया, ठीक है। अब बस एक स्टेप दूर है हम लोग, हमें करना क्या है? हमें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा है म्यू के टाइम्स n। म्यू के की वैल्यू गिवन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू के की जगह लिख दिया 0.25 एंड नॉर्मल की जगह mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू के, है ना, म्यू के। तो म्यू के की वैल्यू यहां फिर से लिख देता हूं 0.25, ठीक है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 0.25 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? 1/4, 0.25 इज 1/4, तो ये वाला हमने लिख दिया 1/4। अच्छा, ठीक है, नीचे क्या है? 1 प्लस 1/4 इंटू mg, ठीक है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 4 इंटू 1, 4 प्लस 1 5, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1/4, 4 नीचे क्या आ गया? 5 टाइम्स यहाँ पे mg, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई mg डिवाइडेड बाई 5, mg डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए यहां पे जो हमें कैलकुलेट करना है वो है वर्क डन, और वर्क डन है Fk इंटू 5। Fk की वैल्यू क्या है? mg/5। तो यहां से मैं Fk की वैल्यू रख देता हूं mg डिवाइडेड बाई 5 इंटू क्या हो गया? 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? mg के बराबर। किसके बराबर आ गया? mg, यानी वेट के बराबर। अगर मैं मास की वैल्यू यहां पे रख दूं तो मास क्या है? 25, और g की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। तो 25 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 245 जूल्स। तो इस तरह से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है हमारा? ऑप्शन 245 है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट चॉइस है। सो बच्चों, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 3 अप्रैल 2025 का है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस से h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया। एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। मतलब h हाइट से तो छोड़ा गया,
लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आया होगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन की होगी, जिसका मतलब वो नीचे आ गया है। तो जिस मोमेंट की बात की जा रही है इसमें, जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स है, मतलब कि मान लीजिए यहां से बॉल को छोड़ा गया और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो यहां पे तो सारी एनर्जी कौन सी है, h हाइट पे है, तो सारी की सारी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है mgh है। मान लीजिए कि अब वो h डैश हाइट पे आ गया, यहां आ गया, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो अगर हम देखें तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh डैश, और यहां की स्पीड मान लीजिए v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट की आ गई, और या इस पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी क्या है, mgh। फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल। नेचर कैसा है ग्रेविटेशन फोर्स का, कंजर्वेटिव, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो यहां की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहां की टोटल मैकेनिकल एनर्जी और यहां की टोटल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस पॉइंट के बारे में कि भाई जो mgh, ये वाली मैकेनिकल एनर्जी और ये वाली मैकेनिकल एनर्जी mgh डैश प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, mgh इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दिस हाइट, ठीक है। अब हमें मान लीजिए पहले हाइट निकालना है, तो हाइट कहां मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी वाले में, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं 3 टाइम्स इसी मोमेंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी उसके 3 टाइम्स हो गए, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो टोटल क्या हो गया, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हो गया mgh के बराबर, और यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, mgh डैश, mgh डैश। तो मैं यहां लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी की जगह mgh डैश विच इज इक्वल टू mgh, mg कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया हमारा h इक्वल टू दिस h इक्वल टू 4 टाइम्स h डैश, यानी कि h डैश की वैल्यू क्या होगी, h डिवाइडेड बाई 4, यानी हाइट है वो है h बाई 4। और कितने ऑप्शन में है h बाई 4, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, ठीक है, C एंड A। अभी तक तो चलिए हाइट आ गया, अब हमें निकालनी है स्पीड। अब देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है जी, हाफ mv स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी के किस वैल्यू के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स है, ठीक है जी। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आई है वो कितनी है, mgh डैश, इसके 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स mgh डैश, और h डैश हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं h बाई 4, तो मैं यहाँ लिख दूँ 3mgh डैश की जगह h बाई 4, ठीक है। आ रही बात समझ, ओके। अब हम लोग लिख सकते हैं इसे 3mgh बाई 4 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब m से m कैंसिल कर देता हूँ, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 6gh बाई 4, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों को 2 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, तो v इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 3gh बाई 2, 3gh बाई 2। तो स्पीड इक्वल टू क्या आ गया, 3gh बाई 2। ये अंडर रूट नहीं है इसके अंदर है 3gh बाई 2 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट चॉइस हो गया, ठीक है बच्चों। सो बच्चों, पावर्ड पे बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। वो कहता है सैंड ड्रॉपर ड्रॉप सैंड ऑफ मास m ऑन कन्वेयर बेल्ट एट रेट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर
root of speed of the belt, that is dm by dt proportional to root v if p is the power delivered to run the belt at constant speed. तो यहां पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू. ऑप्शंस को ऑब्जर्व करने पे पता लगता है कि पावर एंड स्पीड के बीच में रिलेशन चाहिए. ठीक है, अब देखिए मैं से कैसे शुरू करूंगा क्वेश्चन को करना. सबसे पहले तो पावर की बात की गई है तो मैं पावर का डेफिनेशन लिखूंगा. पावर इक्वल टू एफ वी. ठीक है, अब फोर्स क्या होता है यहां पे, क्योंकि मास वेरी कर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास वेरिएबल है तो भी हमारा मोमेंटम क्या होगा, वेरी करेगा. ठीक है, तो मैं यहां पे फोर्स की जगह क्या लिख देता हूं, dp ओवर dt. यहां पे ये जो p है ये हमारा क्या है, लीनियर मोमेंटम इनटू v. अब लीनियर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं बच्चों, p इक्वल टू एम वी. तो मैं इस p को m इंटू वी लिख रहा हूं और यहां पे एक v है. ठीक है, बाई dt. अब ये v और ये v कांस्टेंट है, दोनों को इकट्ठा v स्क्वायर करके बाहर निकाल लेता हूं तो v स्क्वायर. अब क्या बच गया, dm बाई dt. dm बाई dt. अब क्वेश्चन में dm बाई dt इज रूट v, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं v स्क्वायर dm बाई dt की जगह. अगर प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिख सकता हूं ना, dm बाई dt प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट k इंटू रूट वी, इसको ऐसे लिख सकता हूं. तो dm बाई dt को मैं लिख सकता हूं k टाइम्स रूट वी. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, v की पावर हाफ है और यहां पे v की पावर 2 है, तो पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा 5/2. ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू k इंटू वी की पावर 5/2. अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो है ना, तो यहां पे लिख देता हूं पावर इक्वल टू k वी रेज टू पावर 5/2. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है, तो पावर का स्क्वायर इज k स्क्वायर v रेज टू पावर क्या हो गया 5. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 रह जाएगा. ठीक है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, अगर मैं कांस्टेंट यहां से हटा दूं, कांस्टेंट का स्क्वायर इज अनदर कांस्टेंट, तो अगर मैं इस कांस्टेंट को यहां से रिमूव करूं तो p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v रेज टू पावर 5. तो हमारा जो करेक्ट चॉइस होगा वो क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें करेक्ट चॉइस नहीं लिखा है यहाँ क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही तरह से लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई एक, किसी एक को मैं पावर 5 कर देता हूँ. तो ये p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू v रेज टू पावर 5 इसका करेक्ट आंसर